हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं उन बातों के ऊपर चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा जिस पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो फ्लक्स की उन बारीक कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे और ये भी बताऊंगा कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं फ्लक्स निकालते समय। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स की चर्चा करूंगा कि फ्लक्स है क्या, ठीक है। उसके बाद इसमें होने वाली गलतियों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं सत्येंद्र कुमार एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, समझते हैं इस बात को। फ्लक्स है क्या? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लेते हैं यहां से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। ये फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, निकल रहा है यहां से, है ना। मान लेते हैं हम यहां पर एक इमेजिनरी सरफेस हम कंसीडर करते हैं। एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं जिसका एरिया ए है। तो फ्लक्स क्या होता है? जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से पास करे, कैसे? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला गलती होने वाली बात क्या, यहां पर फील्ड क्या होना चाहिए? तो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फील्ड लाइंस शुड बी perpendicular, should be perpendicular to the surface। हमें फील्ड लाइंस कैसी लेनी है बच्चों? तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए ये फील्ड लाइंस जो है सरफेस के परपेंडिकुलरली निकल रहा है। तो इस एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेगा तो हम बोलेंगे फ्लक्स उतना ज्यादा है ना। यानी फ्लक्स जो इस सरफेस इससे लिंक हो रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, जिसको हम लोग फ्लक्स थ्रू सरफेस एस मान लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। इस सरफेस से फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलरली जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। यानी फ्लक्स निर्भर करता है, डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कैसे फील्ड लाइंस? परपेंडिकुलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, फील्ड लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो सबसे पहले गलती होने वाली बात यही है कि फील्ड लाइंस कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रहा है। अभी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, कैसे? ये बात सोचते हैं। अगर हम ये एरिया को बढ़ा दें, यानी सरफेस को बढ़ाएं, तो क्या होगा? एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। तो दूसरी बच्चों गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर निर्भर कर रही। नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां पर कैसे बढ़ेगी? फ्लक्स डिपेंड कर तो रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेकिन अभी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा सकते हैं। कैसे? हम इस एरिया को बढ़ा दें। यानी फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सरफेस एरिया
सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। तो फाई क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी का, फील्ड की इंटेंसिटी का। तो फाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और सरफेस एरिया ए, ई है ना। कब, जब फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तब, है ना। अगर तो फाई क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटा दें तो यहाँ फाई हो जाता है ई ए के बराबर। लेकिन यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, तब फाई क्या हो जाएगा, ई ए के बराबर हो जाएगा। इतनी बच्चों बात क्लियर है, ठीक है। तो फाई क्या हो गया, ई फाई बराबर ई ए, कब, जब फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। कब, वेन E is perpendicular to A। E क्या है, परपेंडिकुलर है एरिया के, सरफेस के एरिया के, ठीक है। एक केस हो सकता है कि फील्ड परपेंडिकुलर ना रहे सरफेस का, तब चलो देखते हैं। दूसरा केस कब क्या बनता है कि मान लेते हैं, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मेक्स एन एंगल थीटा विथ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए। अभी यहाँ एरिया वेक्टर के फील्ड क्या था, पैरेलल था। यहाँ पर इस केस में क्या था, ई जो था वो पैरेलल था ए का, यानी थीटा क्या था, 0 डिग्री। ठीक है, ई ये पैरेलल था तो थीटा रो 0 था, तब फ्लक्स क्या हो रहा था, ई इंटू ए के बराबर। अगर मान लेते हैं कि ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया मेरा क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और मान लेते फील्ड इधर नहीं होकर के फील्ड इधर है, फील्ड ऐसे निकल रहा है, फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर से कुछ एंगल थीटा बनाता है ना। तो अब फ्लक्स क्या होगा या नहीं होगा, तो अब फ्लक्स होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमको फील्ड लाइंस कैसा चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड का 2 कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा, फिर हो जाएगा ई साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट फील्ड का एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, है ना, उसके कारण फ्लक्स बनेगा, यही गुजरेगा यहां से। लेकिन ई साइन थीटा क्या होगा, इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब कि सरफेस से छूते हुए ऊपर चला जाएगा, इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, तो ई साइन थीटा के कारण कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। मतलब ये वाला फील्ड लाइन सरफेस से पैरेलल गुजर जाएगा, सरफेस के अंदर इंटर नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट आया ई का, ये सरफेस के परपेंडिकुलरली निकलेगा, मतलब एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। तो फ्लक्स इन्हीं दोनों के कारण बनेगा। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू एरिया, है ना। तो फाई बराबर क्या है,
ई ए कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका हम ये कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर को ही ई के अलावा हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एरिया वेक्टर के इधर कंपोनेंट क्या हो जाता, ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। तो बच्चों ए साइन थीटा की तरफ कोई भी फील्ड नहीं है ना, कोई भी फील्ड नहीं है, इसका कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा ए कॉस थीटा के कारण होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इन दोनों केस में फ्लक्स आता है ई ए कॉस थीटा है। तो फ्लक्स का अगर ओवरऑल देखें, यहाँ थीटा अगर 0 हो जाए तो ई ए के बराबर हो जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा। तो इन जनरल अगर हम बोले, इन जनरल फ्लक्स जो होगा वो होगा ई पर डिपेंड करेगा, ए पर और इनके बीच के एंगल पर। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, यहाँ जो गलती करते हैं हम लोग कि सिर्फ सोचते हैं कि फ्लक्स फील्ड और एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ साथ उनके बीच में बनने वाले एंगल के बीच पर भी डिपेंड करता है ना, थीटा पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इन जनरल फ्लक्स का जो डेफिनेशन या फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म फाई बराबर लिख सकते हैं ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ई डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा जहां ई और ए के बीच का एंगल है ना। तो इन जनरल इन वेक्टर फॉर्म हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ई और ए का, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी देता है। तो फाई क्या है, यहाँ फ्लक्स फाई, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। तो फील्ड का क्या होता है, फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फ्लक्स जहां भी फ्लक्स होगा वहां नेट फ्लक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, अलजेब्रिकली जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लक्स, यानी किसी भी फ्लक्स किसके द्वारा होगा, तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, है ना। उस एरिया से जितना फील्ड लाइंस गुजरेगा उतना ज्यादा हम फ्लक्स बोलेंगे, है ना। एक्चुअली फ्लक्स को हम लोग डिफाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गॉस लॉ में इसको इस्तेमाल कर सके। गॉस लॉ फ्लक्स के बारे में डिस्कस करता है, फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ फाई बराबर, यहाँ फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ना। तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उस सरफेस एरिया से कितना ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर रहा है। तो इसी बात को हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस को हम बढ़ा सकते हैं एरिया बढ़ा करके। फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ना हुआ तो फील्ड का दो कंपोनेंट ले सकते हैं या एरिया का दो कंपोनेंट ले सकते हैं। उसके अनुसार से फाइनली इन जनरल क्या पता चलता है कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है।
अब बच्चों देखते हैं अलग अलग स्पेशल केसेस में फ्लक्स कब मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। क्या फ्लक्स जीरो हो सकता है, क्या फ्लक्स पॉजिटिव होगा, क्या फ्लक्स नेगेटिव होगा, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो बच्चों को क्या लगता है कि फ्लक्स सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नहीं होता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, स्पेशल केसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला केस लेते हैं, जब थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 मतलब क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पर मेरा एरिया है, ये एरिया, और एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ई भी इसी डायरेक्शन में, फील्ड भी इधर ही निकल रहा है, इसके पैरेलल है। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होगा, थीटा बराबर 0 का मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए, मतलब ई ए कॉस 0 डिग्री, मतलब ई ए। फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए के बराबर। ठीक है, फ्लक्स पॉजिटिव है। और क्या ये फ्लक्स मैक्सिमम है, हाँ फ्लक्स मैक्सिमम यहाँ पे, क्योंकि ई इंटू ए कॉस थीटा में अगर ई ए कॉस थीटा लिखते तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कब होगा, जब थीटा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये फाई क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स बनाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2 में लेते हैं, थीटा 90 डिग्री लेते हैं। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ, एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर सरफेस का, और इसके परपेंडिकुलर फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर फील्ड है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों बताइए कि फ्लक्स क्या होगा इसका, फ्लक्स, तो हम फ्लक्स क्या जानते हैं, फ्लक्स जानते हैं फाई बराबर ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री है, कॉस 90 क्या हो गया 0, तो फ्लक्स क्या हो गया 0, यहां से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, फाई क्या हो गया 0। ठीक है, जब एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड पास करता हो, है ना, तब फील्ड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है 0 होता है। ठीक है, केस नंबर 3, जब थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर, और फील्ड जस्ट इसके अपोजिट, मतलब फील्ड इधर से आ रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, और फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली आ रहा है। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इस समय फ्लक्स क्या होगा, तो ई डॉट ए के बराबर, और ये होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 180 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस ई। तो बच्चों फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। फाई मिनिमम के यहाँ क्या है माइनस ई है ना, फाई क्या है माइनस ई है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का कि फ्लक्स 0 नहीं हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फ्लक्स 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है ना। तो ये रहा मेरा स्पेशल केस। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं फ्लक्स ड्यू टू ओपन सरफेस।
उसके बाद हम लोग क्लोज सरफेस पे देखेंगे। क्लोज सरफेस में भी दो तरह का सरफेस होगा। कौन सा? एक कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस। ठीक है। बच्चों, अब मैं उन मिसकंसेप्शन के बारे में बात करूंगा जो बच्चों को, जिसमें गलतियां करते हैं बच्चे क्या सोचते हैं कि फील्ड फ्लक्स जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नहीं, ई पर तो डिपेंड करता ही है, दूसरा एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है, तीसरा उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। साथ ही साथ बच्चों को क्या लगता है कि फ्लक्स पॉजिटिव ही होता है। नहीं बच्चों, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स जीरो भी हो सकता है और फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन थे जो मैंने आखिरी में डिस्कस किया, और इस लेक्चर का मोटिव फुलफिल होता है यहीं से। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।